ठीक निशाने में मुसलमान हैं, उन्हीं के खिलाफ नफ़रत है। लेकिन जब आप वो ज़हर समाज में उस तरह से छोड़ देते हैं तो किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। लिंचिंग की संख्या भी बढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। सीना ठोक के कहते हैं कि हम पक्षपात कर रहे हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और हमारी नीतियाँ उनके खिलाफ होंगी, हमारी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। आरएसएस विचारधारा के लोगों को कभी भी संविधान पे यकीन तो था ही नहीं। जैसे बुलडोज़र की बात हो, देश में ऐसा कोई कानून है, पहले ये नहीं है कि किसी ने अपराध किया आप उसका घर तोड़ सकते हैं। संविधान के अक्षरों को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन उसकी जो आत्मा है उस पे वो सीधा वार कर रहे हैं इन सारे कार्रवाइयों में से। ऐसा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं चल सकता। ये हमें बता रहे हैं कि आप अपने मज़हब से प्यार करते हैं तो आपको दूसरे मज़हब से नफ़रत करना ज़रूरी होगा। हम हैं अभी जवाहर भवन में और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हर्ष मंदार साहब, जो कि पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और आज इन्होंने बहुत कुछ बोला है यहाँ मॉब लिंचिंग के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मॉब लिंचिंग अभी हरियाणा चुनाव होने वाले हैं और फिर से एक पहले मुसलमानों का फिर दलितों का और अब जाके एक आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के की हत्या होती है और बाद में जिस तरह से उस व्यक्ति ने कहा, अनिल कौशिक ने, कि अगर मेरे हाथों कोई मुसलमान मरता तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मेरे हाथों ब्राह्मण मारा गया है तो मुझे फांसी भी हो जाए तो कोई दुख नहीं। नहीं, देखिए, ये एक जब समाज के अंदर जिस तरह का ज़हर घोला गया है नफ़रत का, तो उसका अंजाम यही होगा। ठीक निशाने में मुसलमान हैं, उन्हीं के खिलाफ नफ़रत है। लेकिन जब आप वो ज़हर समाज में उस तरह से छोड़ देते हैं तो किसी के नियंत्रण में नहीं होता है। लेकिन आर्यन मिश्रा की जो माँ ने जो जवाब दिया, वो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत था। समाज, मतलब इतने दुख के बीच में भी जब किसी ने कहा कि गलती हो गई, मैंने तो सोचा कि वो मुसलमान था, तो उनका जवाब था कि क्या मुसलमान को मारना जायज़ है और क्यों जायज़ है, और मुसलमान भी हमारे भाई ही हैं। तो लेकिन चुनाव के बाद हम लोग सोच रहे थे कि ज़्यादा कमज़ोर हालत में सरकार है, तो बीजेपी है, तो शायद अपने इस राजनीति इनकी जो आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है नफ़रत का, इसमें कुछ कमी आएगी। लेकिन उल्टा हम देख रहे हैं कि और ज़्यादा बढ़ा है, तो बहुत साफ एक मैसेज दे रहे हैं कि ये अभियान तो हम को और मजबूती से मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे। बुलडोज़र भी निकले हैं, लिंचिंग की संख्या भी बढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। सर, एक खबर आ रही है सर आसाम से कि आसाम में जो है मुसलमानों को आसाम सरकार टारगेट कर रही है कि रेलवे की सरकारी ज़मीन है वहाँ पे जो कुछ मुसलमानों ने घर बना लिया था तो उसको तोड़ दिया गया, लेकिन वहीं पे जो हिंदुओं के घर है वो नहीं तोड़े जाते हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। और एक दो दिन पहले अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था कि एक ही घर के अगर 5 लोग हैं तो उसमें 1 लोग डी वोटर हैं, यानी कि वो वहाँ के मतदाता नहीं है भारत के, और बाकी 4 लोग वोटर हैं। तो ये एक अच्छी खासी संख्या में वहाँ लोग हैं और मतलब एक तरह से अभी वहाँ विधानसभा में भी जो जुम्मे की नमाज का जो वक्त था वो ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, कुछ मुख्यमंत्री हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन धीरे-धीरे बाकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये छिपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे। वो खुल के सीना ठोक के कहते हैं कि हम पक्षपात कर रहे हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और हमारी नीतियाँ उनके खिलाफ होंगी, हमारी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। ये मतलब संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्ति अगर उस तरह से जो संविधान की मूल भावना ये है कि हर मज़हब के, हर जाति के लोग बराबर के नागरिक हैं, बराबर की रक्षा सरकार उनके हकों का करना चाहिए, इसको मतलब फेंक दिया है संविधान को, कचरे के डब्बे में एक तरह से ये फेंक दिए हैं। क्योंकि आरएसएस विचारधारा के लोगों को कभी भी संविधान पे यकीन तो था ही नहीं, और वो इस स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि ऐसा देश को चला रहे हैं, प्रदेशों को चला रहे हैं जैसे संविधान है नहीं। और वो उन्होंने तय किया कि हम, जैसे बुलडोज़र की बात हो, देश में ऐसा कोई कानून है, पहले ये नहीं है कि किसी ने अपराध किया आप उसका घर तोड़ सकते हैं, और
पर उससे भी बढ़ के ये बात है कि ये तय करना कि किसी ने अपराध किया है, आपको एक पूरी कानूनी प्रक्रिया, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, जांच करेगी, चार्जशीट करेगी, ट्रायल होगा, फैसला होगा, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब जाके किसी का दोष साबित होगा। आपने तो एक दिन में तय कर लिया और सज़ा भी दे दी, और एक ही समुदाय के लोगों को आप उस तरह से टारगेट कर रहे हैं। यही साफ दिख रहा है कि आप संविधान मतलब वो एक तरह का मतलब दिखावा भी नहीं रखा है कि वो संविधान को पे यकीन है उनका। तो सरकार की मंशा क्या है सर? अगर इस तरह से अगर भेदभाव के साथ वो काम करती है कि मुसलमानों को साफ-साफ टारगेट करती है, तो हम इसको क्या समझें? बिल्कुल अभी एक एनकाउंटर हुआ सर यूपी में मंगेश यादव नाम के लड़के का, जो कि 20 साल का था, और उसमें कई अभियुक्त थे, मुख्य अभियुक्त विपिन सिंह था। तो जिस तरह से विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ उसमें कई लोग होते हैं, लेकिन यादव का नाम लेते हैं और मुस्लिम का नाम लेते हैं, और एनकाउंटर में जब ये होता है तो मतलब कहा जा रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है शासन के द्वारा। नहीं, हमें समझना ज़रूरी है कि ये आरएसएस की एक विचारधारा है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग इस देश के बराबर के नागरिक रखने का हक नहीं रखते हैं, और नागरिकता का अर्थ एक्चुअली हक रखने का हक, कि ये दो समुदायों को हक रखने का हक ही नहीं है, ये वो मानते हैं। इसलिए उन्होंने संविधान को माना नहीं। 50 साल तक आरएसएस ने झंडा भी नहीं फहराया, राष्ट्रीय झंडा। तो उनको अब ये वक्त आया है कि संविधान के अक्षरों को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन उसकी जो आत्मा है उस पे वो सीधा वार कर रहे हैं इन सारे कार्रवाइयों में से। और जहाँ तक एक बार आप पक्षपात एक समुदाय के खिलाफ करें तो अब दूसरे समुदाय के भी, अब यादव को उनको लगता है कि वो उनके खिलाफ जाते हैं तो उनको भी वो उसी तरह का सज़ा दे रहे हैं। ऐसा कोई लोकतांत्रिक देश नहीं चल सकता। और या तो ये इस देश को पूरी तरह से तोड़ के रखेंगे, या हम भारत के लोग खड़े होकर इसका जवाब देंगे। सर एक आखिरी सवाल, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरी तरह से कि आप हिंदू होने का गर्व जो है अनुभव करें, ये पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं, और अगर आपके आसपास कोई मुसलमान है तो अगर आप उससे नफ़रत करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सही है। कहीं ना कहीं ये इस नैरेटिव को पूरी तरह से सेट किया गया है सोशल साइट्स के द्वारा और भी बहुत सारे चीज़ों के द्वारा। नहीं, देखिए, आज़ादी की लड़ाई को अगर हम सोचें कि दो लोग जिन्होंने जो बहुत अपने धर्म पे बहुत आस्था रखते थे, एक गांधी जी थे और एक मौलाना आज़ाद थे, और क्योंकि वो अपने धर्म पे आस्था रखते थे इसलिए वो जान देने के लिए तैयार थे, और एक ने जान दे दी दूसरे धर्मों के लोगों की रक्षा के लिए। और सावरकर खुद घोषित नास्तिक थे, और मोहम्मद अली जिन्ना पूरी उम्र वो कभी इस्लाम को उन्होंने माना नहीं। तो मज़हब का इस्तेमाल राजनीति के लिए और लोगों को तोड़ने के लिए और सत्ता के लिए, नफ़रत बढ़ाने के लिए, वो मज़हब नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमें बता रहे हैं कि आप अपने मज़हब से प्यार करते हैं तो आपको दूसरे मज़हब से नफ़रत करना ज़रूरी होगा। अपने देश से प्यार करते हैं, दूसरे देश से नफ़रत करना ज़रूरी होगा। हम गांधी जी से सीखें कि आप अपने मज़हब को से मोहब्बत रखते हैं तो फिर आप हर मज़हब के लोगों की इज़्ज़त करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। जो ये सिखा रहे हैं हमें, मज़हब नहीं सिखा रहे हैं। मज़हब का दुरुपयोग नफ़रत के लिए वो सिखा रहे हैं। सर क्या लगता है भाजपा ने बहुमत खोने के बाद जो उसकी विचारधारा है वो पहले से कहीं कमज़ोर पड़ी है, ऐसा लगता है आपको कि जो इस चुनाव के बाद? मुझे लगता है कि जो उनकी मूल जो विचार है बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़े हैं, और उनको इतना यकीन है कि जो उनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनको आपने कुछ यहाँ फेंक दिया, कुछ वो फेंक दिया, तो वो उनको अब उनकी जो मूल आइडियोलॉजी उसका पालन तो करने में कोई रुकावट नहीं होगी। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अभी हर्षमंदर साहब हैं, और किस तरह से इन्होंने बताया कि भाजपा ने भले ही अपना बहुमत खो दिया है, लेकिन अपनी मूल विचारधारा से वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए हैं। क्या लगता है आपको इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।